दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। दिया गया है कि नगरीय प्रदूषण का मुख्य कारण है। अर्बन पॉल्यूशन के बारे में पूछ रहा है। अर्बन पॉल्यूशन नगरीय प्रदूषण का मुख्य कारण है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सीवेज वाटर, सीवेज जल। दिस इज सीवेज वाटर। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, शहर में क्या होता है, पानी की खपत लोग जो करते हैं वह नालियों से होते हुए नदियों में जाकर के गिरता है। और कभी कभी क्या होता है, नाली में जब ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है तो ओवरफ्लो होने लगता है और सड़कों पर पूरा पानी बिखर जाता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। तो जो ऑप्शन दिया गया है उसमें सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, सीवेज वाटर है। क्योंकि फर्टिलाइज़र उर्वरक दिया गया है, तो उर्वरक का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? खेतों में करते हैं। उर्वरक का प्रयोग कहाँ का, जैसे यूरिया, पोटाश, ओके, ये सब क्या करते हैं? खेतों में करते हैं। जीवाणुनाशी, इसका प्रयोग भी फसलों पर किया जाता है, फसलों पर छिड़काव किया जाता है बैक्टीरियोसाइड के रूप में। यानी जो जीवाणु हैं, फसलों में जो बीमारियां लगती हैं जीवाणु से, उसकी रोकथाम करने के लिए। ठीक है। रेडियो एक्टिव अवशिष्ट पदार्थ, एक तो जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, या जहाँ पर थोरियम, यूरेनियम के माइंस होते हैं वहाँ पर ज़्यादा ये रिलीज होते हैं। ओके, तो इसमें से ऑप्शन सी इज करेक्ट। लाइकेन किस प्रकार के वायु प्रदूषण के सूचक हैं? लाइकेन जो है एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है, लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के सूचक हैं? तो ऑप्शन में वायु, जल, इस तरह का ऑप्शन होता है, तो उसमें तो आपका वायु प्रदूषण के सूचक हैं एयर पोल्यूशन। और एयर पोल्यूशन में इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड, अगर कहीं पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पर लाइकेन डिसअपीयर हो जाते हैं, वहाँ पे लाइकेन दिखाई नहीं देते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि वहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड का पॉल्यूशन है। ओके, हालांकि प्रदूषण तो सबसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका नाइट्रिक ऑक्साइड है, जिस प्रदूषण सबसे होता है। लेकिन जो लाइकेन या लीचिन जिसे बोलते हैं, लाइकेन या इसी को लीचिन बोलते हैं। और अभी आज ही मैंने एक 65th BPSC का पेपर कराया था, सॉल्व पेपर, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन लाइकेन वाला पूछा गया था। अजैव निम्नीकरण यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, आपको बताया था मैंने कि दो प्रकार के पॉल्यूटेंट होते हैं। पॉल्यूटेंट मतलब होता है प्रदूषक, यानी ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। ओके, पॉल्यूशन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेज इज नोन एज पॉल्यूटेंट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल और होता है दूसरा बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होगा? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई, जीवाणु और कवक द्वारा, जिसको उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया जाता है और फिर वही खाद के रूप में पेड़ पौधों के लिए लाभदायक हो जाते हैं। तो उसे हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल, मतलब निम्नीकरण, उसको निम्न मतलब छोटे छोटे अंशों में तोड़ दिया गया। और नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि ऐसे प्रदूषक जिन्हें हम आसानी से, मतलब ऐसे पॉल्यूटेंट, ऐसे प्रदूषक जो आसानी से तोड़े नहीं जाते हैं, यानी कि अगर मिट्टी के अंदर दब जाए तो सालों सैकड़ों सालों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। ओके, इनका बायोडिग्रेडेशन नहीं होता है। वो BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड ऐसे होता है। ठीक है, ये बेंजीन का फार्मूला है, ये सब पे क्लोराइड और हाइड्रोजन आयन लगा होता है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, C6H6Cl6। ओके, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसके बाद देखिए DDT, डाईफेनाइल, फुल फॉर्म पूछा जाता है। ये BHC जो होता है गैमेक्सिन को कहा जाता है। DDT डाईफेनाइल डाईक्लोरो ट्राईक्लोरो
इथेन। ओके, तो ये भी होता है, केमिकल होता है। प्लास्टिक तो आपको पता ही है कि यह डिग्रेड नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन जो होगा डी सही हो जाएगा इसका। डी ऑप्शन इज मोस्ट करेक्ट। ठीक है, ये सभी जो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होते हैं। निम्नलिखित भौतिक राशियों में से कौन जो है मूल राशि नहीं है? मूल राशि मतलब होता है फंडामेंटल क्वांटिटी। तो दो प्रकार की राशियां होती हैं, दो प्रकार की क्वांटिटी होती है। एक फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा डेरिवेटिव यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी कि व्युत्पन्न राशियां। तो ऐसी राशियां जो मूल रूप से राशियां, जैसे कि आपने देखा होगा कि द्रव्यमान, मास जिसे कहते हैं डिस्टेंस, दूरी, ओके, विद्युत धारा, ताप, ठीक है, ज्योति तीव्रता, ये सब जो है मूल राशि। ताप नहीं इसमें हैगा। बल हो गया फोर्स, तो बल है, विद्युत धारा है, तो ऑप्शन इस तरह के दिए गए हैं। तो इसमें बल नहीं आता है। बल जो होता है डिराइव्ड यूनिट है, देखा होगा F = m/a होता है। तो मूल राशियों से जिन राशियों को जो राशियां बनती हैं फार्मूले के आधार पे, उसे हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। ओके, तो यार देखिए F = m मास आ गया ना, तो मास क्या है? एक प्रकार का मूल राशि है। ठीक है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडिला होता है, टेम्परेचर का ताप का केल्विन होता है, फिर उसके बाद विद्युत धारा का एम्पियर होता है, तो पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है मोल होता है। तो हम जब क्लास लेंगे तो उसको अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ बस बल जो है यह मूल राशि नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो ये देखिए मतलब कि क्वांटिटी दिया गया है और जो जिससे उसको मेजर किया जाता है, मापन किया जाता है। विद्युत धारा एमीटर द्वारा, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है एमीटर से उसको मापन किया जाता है। वायु की चाल, दिस इज एनीमोमीटर, ये दोनों सही हो गया। वायु की आर्द्रता हाइड्रोमीटर दिया गया है। उच्च ताप पायरोमीटर, हाई टेम्परेचर को पायरोमीटर द्वारा मेजर किया जाता है। तो यहाँ देखिए 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। इसमें जो ऑप्शन डी है वायु की आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी की बात कर रहा है, एयर ह्यूमिडिटी, इसे हाइग्रोमीटर द्वारा, दिस इज हाइड्रोमीटर नहीं होता, हाइग्रोमीटर होता है। ओके, HYGRO। ओके, तो ये वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर, तो 4 आपके क्लियर हो गए, हाइड्रोमीटर ये गलत हो जाएगा। सुमेलित नहीं, ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट वन इज अधिक ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकते, तो सरासर गलत हो गया। इसमें बढ़ता है, बढ़ेगा नहीं, क्योंकि अगर हम नीचे जाएंगे, यानी कि अगर धरती में मान लीजिए कोई टनल बना दिया गया, बिल्कुल वर्टिकली कोई टनल बनाया गया और नीचे हम जा रहे हैं, तो जी का वैल्यू जो होता है कम होता है, जी डिक्रीज करेगा। ओके, और अगर हम ऊंचाई पर भी ज़्यादा जाते हैं, ज़्यादा ऊंचाई पर अगर जाते हैं, तो भी जी का वैल्यू क्या करेगा? डिक्रीज करता है। ओके, जी का मान जो है, जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि पृथ्वी जब किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, उसी को हम कहते हैं, उसका गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक, और इसका वैल्यू भी तो घटता है, तो इसमें ऑप्शन देखिए बी इज करेक्ट। ठीक है, बढ़ता कहाँ पर है? जैसे बढ़ेगा कहाँ पर? पोल पर। ये अर्थ है, ये देखिए पोलर रीजन है, यहाँ पर पोलर रीजन है, और इक्वेटोरियल रीजन है। तो यहाँ पर कम होता है, जैसे जैसे पोल की तरफ हम जाएंगे, पोल पर क्या होता है? जी का मान अधिक होता है रेदर देन इक्वेटर, विषुवत रेखा की अपेक्षा। ओके, और अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो कम होगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो भी घटेगा, कम होगा। ठीक, इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर जाने पर हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बिल्कुल सुनिए, आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। असत्य कथन चुनना है इनमें से। तो जब लिफ्ट
ये केसेज होते हैं, लिफ्ट के केस हम पढ़ाएंगे उसको अच्छे से। लेकिन यहाँ भी देखिए आपको अच्छे से समझ, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाता है तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत है। यहाँ देखिए असत्य कथन चुनना है, गलत कथन। तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है तो ध्यान से ज़रा देखिए कि लिफ्ट पर अगर हम लिफ्ट के अंदर हैं तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा। तो लिफ्ट क्या करता है, हमको ऊपर की अपथ्रस्ट लगाता है, ऊपर की तरफ हमको धक्का देता है। तो बहुत सामान्य सी बात, जब ऊपर की तरफ धक्का देगा तो हमें अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, जैसे हमें कोई ऊपर की तरफ उठाता है तो हमें अपना भार लगता है, हमारा वेट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, हमें गलत कथन चुनना है। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाता है तो व्यक्ति को अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ये तो सरासर गलत है। आप कभी लिफ्ट में जाइएगा और मतलब कि ग्राउंड फ्लोर पर जाइएगा, ग्राउंड फ्लोर पर, कहाँ पर, ऊपर से ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाइएगा तो आप देखेंगे, आपको लगेगा कि हम बहुत हल्के हो गए हैं। ठीक है, तो गलत कथन चुनना है तो बी वाला इसमें से असत्य कथन है, हमें अपना भार घटा हुआ प्रतीत होगा। यहाँ बढ़ा की जगह पर क्या होगा, घटा हुआ प्रतीत होगा। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, जब लिफ्ट एक समान वेग से, यानी कि एक्सेलरेशन जीरो हमने कर दिया, ए इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी त्वरण को हमने क्या किया, जीरो कर दिया। ऊपर नीचे गति करता है तो व्यक्ति को अपने भार में कोई पड़े, बहुत ही आसान सी बात है। लिफ्ट को चला कर लिफ्ट अपने आप ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है तो हमें मतलब कोई परिवर्तन नहीं महसूस होगा अपने भार में, तो ये भी सही है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड के, यानी कि फ्री बॉडी की तरह नीचे की तरफ गिरती है। बहुत ही आसान सी बात है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति, तो इसमें देखिए चारों, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस तरह के केसेज आते हैं। अगर आपने इसको क्लियर कर लिया, चारों केस पढ़ लिया, तो आपका यानी 3 तो सही है। बी वाले में दिया था, जब व्यक्ति लिफ्ट में कोई व्यक्ति खड़ा है और नीचे की तरफ जाता है तो उसका भार, उसका वेट जो है बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, तो गलत है, घटा हुआ प्रतीत होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने निकाले हैं, सोच लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ठीक है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, अचानक क्या वो लुप्त हो जाए तो क्या होगा। ठीक, अब देखिए ऑप्शन देखिए क्या है, मतलब हमको क्या, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बिल्कुल जीरो हो गया। ठीक है, यानी पृथ्वी अब हमें अपनी तरफ खींचेगी नहीं, समझ में आया। अब देखिए ऑप्शन देखिए, वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, तो बिल्कुल सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि भार जो होता है W वेट इक्वल टू M इंटू जी, भार में उसका मास और एक्सीलरेशन यानी कि ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी उसमें शामिल है। ठीक है, तो M इंटू जी, मास तो रहेगा ही। पूछा है वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों, भार वस्तु का जो मास है कभी पर भी शून्य नहीं होता है, नोट कर लिए, कभी पर भी मास इक्वल टू जीरो, ये हमेशा क्या होगा, गलत होगा। मास कभी भी जीरो नहीं होगा, किसी व्यक्ति का द्रव्यमान जीरो नहीं होगा। अगर हम 2 किलो चीनी सैटेलाइट में ले जाएं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में भी ले जाएं, कृत्रिम उपग्रह में ले जाएं, या उसको पृथ्वी पर रखें, उसका मास हमेशा बराबर होगा। 2 किलो हो गए तो पृथ्वी पर या आकाश में कहीं भी ले जाएं उसको, किसी अन्य ग्रह पर भी ले जाएंगे तो हमेशा उसका मास 2 केजी ही होगा। ओके, समझ में आया। तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जी जीरो होता है, बताया गया है। ठीक है, तो वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे। वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो इसमें देखिए ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि मास हमेशा सेम होगा। वस्तु का द्रव्यमान जहाँ जहाँ शून्य है उसको गलत कर दीजिए, मास कभी भी जीरो नहीं होगा। मास कैसे जीरो होगा, उसका जो है इंटरनल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल है, किसी भी सब्सटेंसेज का, तो कभी भी जीरो नहीं होगा मास। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, भार W जीरो हो सकता है लेकिन मास कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक, बी वाला सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 49 दिया गया, यदि किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से उसको स्पेस में थ्रू आउट स्पेस से फेंक दिया जाए उसको, तो क्या होगा? वह वस्तु कभी भी पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। इसी को कहा था एस्केप वेलोसिटी। दिस इज एस्केप वेलोसिटी, यानी कि पलायन वेग कहते हैं इसको। इसी को हम कहते हैं पलायन वेग। यानी वस्तु जो है यह अंतरिक्ष छोड़ करके यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के बाहर चली जाएगी और अपना एक कोई मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी में, यानी कि अपना एक ऑर्बिट बना करके घूमने लगेगी। ठीक है, तो वह बस अंतरिक्ष चली जाएगी और वापस कभी नहीं आएगी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगर 11.2 किलोमीटर से कम है तो वह वस्तु पृथ्वी पर वापस आएगी, वह फट जाएगी। गलत है। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। और पूछा था ऑर्बिटल वेलोसिटी, कक्षीय वेग। कक्षीय वेग होता है कक्षीय, यानी जिस कक्षा में सैटेलाइट उपग्रह चक्कर लगाता है, ठीक, उसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी V0 से लिखते हैं, VO से लिखते हैं। यह होता है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, 8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। सही है, मिट्टी के तेल का घनत्व कम होता है तभी वह पानी पर तैरता है। उसका घनत्व अधिक होता है, ये वाला गलत हो जाएगा। उसका घनत्व पानी बराबर होगा ही नहीं, घनत्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए, घनत्व जो उसका डेंसिटी होता है, जो केरोसिन ऑयल का डेंसिटी होता है, वह वाटर की अपेक्षा कम होता है। हल्का होगा तो पानी के सरफेस पे ऊपर तैरने लगता है। देखा होगा कभी ड्रम में डीजल या मिट्टी का तेल अगर कहीं लीकेज हो जाता है, ड्रम नीचे मान लीजिए लीक कर गया, उसमें हम वाटर डाल देते हैं। वाटर क्या होगा, डेंसिटी उसका ज़्यादा होता है, भारी होता है पानी, तो पानी नीचे चला जाएगा और जो डीजल या केरोसिन है वह ऊपर की तरफ आ जाएगा। ओके, तो नीचे पानी रिस रिस करके निकलने लगेगा, जबकि हमारा जो मिट्टी का तेल है सुरक्षित रहेगा। यदि वायु दाब मापी के में पारे का स्तर अचानक बढ़ जाता है, तो अगर बढ़ गया वायु दाब मापी से, क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करते हैं तो मौसम स्वच्छ रहेगा। अगर अचानक गिर जाता है तो तूफान आने की संभावना होती है, तब तूफान आएगा। ओके, ऑप्शन बी इसमें से करेक्ट हो जाएगा। एक लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है जबकि लोहे से बनी कील जो है पानी में डूब जाती है। तो यह जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में या किसी लिक्विड में अधूरी या पूरी डुबाई जाती है, यानी पार्शियली और फुली डीप की जाती है, तो यह जो है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। ठीक है, जितना उसका वेट डिस्प्लेस होता है वाटर द्वारा, उसी के वो बराबर होती है। तो आर्किमिडीज सिद्धांत और प्लवन का सिद्धांत इसमें लगता है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग। तो इसमें देखिए क्या है कि डूब जाती है। ऐसा किस लिए हो जाता है, जो रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं, घनत्व तो यहाँ पर भी काम करेगा। कील का जो रिलेटिव डेंसिटी अपेक्षित घनत्व है उसके द्वारा हटाए हुए अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। तो जैसे उसका बराबर होना चाहिए, जैसे उसका ज़्यादा होगा रिलेटिव डेंसिटी उसे कहते हैं अपेक्षित घनत्व, तो वो डूब जाएगी। तो ऑप्शन सी इसमें से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा गया है कि कील पानी में डूबे। सही, मतलब कि करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वह ताप जिस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, बार तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड आप याद कर लीजिए। वैसे का कॉन्सेप्ट क्या है बता रहे हैं, जैसे 0 डिग्री से लेकर के जब हम अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते हैं, अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते हैं। जैसे वाटर को हमने क्या किया, हीट करना है वाटर को, तो जब हम वाटर को या जल को गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, तो 0 to 4 डिग्री तक इसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम मतलब होता है आयतन, इसका घटने लगता है। ठीक है, याद कर लीजिए 0 to 4 यानी 0 से 4 डिग्री तक आयतन घटता है। इसके बाद फिर क्या होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे इसका वॉल्यूम जो है बढ़ने लगेगा। ठीक है, यही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा
इसका मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम जो है सबसे कम है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम सबसे कम है, वॉल्यूम जो है कम है। तो जहाँ पर वॉल्यूम सबसे कम होगा वहाँ पर डेंसिटी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। वॉल्यूम सबसे कम तो वहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि फार्मूला जो होता है D=m/v, जहाँ पर v क्या है, वॉल्यूम है, आयतन, और d क्या है, डेंसिटी है। इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो जहाँ पर वॉल्यूम आयतन सबसे कम होगा वहाँ पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा, देखा 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाला, आसानी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से गलत कथन चुनिए। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, सही है। गरम भोजन व सूप, देखा होगा भोजन गर्म होता है तो सूप अधिक स्वादिष्ट लगते हैं, क्योंकि इनका जो सरफेस टेंशन कम रहता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। और जब गर्म सूप या गर्म भोजन अपने जीभ पे डालते हैं तो पूरी तरह से क्या होता है, फैल जाता है, पूरे जीभ पे फैल जाता है। तो यह जो है स्वादिष्ट, इसका खट्टा मीठा जो भी है तो स्वाद का हमें ज्ञान होता है, काफ़ी स्वादिष्ट लगने लगता है। ये भी सही है दोनों। गलत कथन चुनना है। आपने देखा हो कि ज़्यादातर क्वेश्चन में हमने गलत कथन दिया है। गलत कथन का चुनने का मतलब ये हुआ कि आपके 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। एक जो गलत है उसको भी क्या करते हैं, हम करेक्ट करा देते हैं आंसर बता करके। तो 4 क्वेश्चन आपके, एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। साबुन एवं डिटर्जेंट जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, ठीक है, ये भी सही है। पृष्ठ तनाव को कम कर देते हैं, तभी कपड़े आसानी से साफ होते हैं। फाउंटेन पेन, नीब की पेन देखा होगा, फाउंटेन पेन या नीब में स्याही जो इंक होता है वह श्यानता के कारण ऊपर चढ़ती है, वह जो है श्यानता के कारण ऊपर चढ़ती है। तो श्यानता के कारण यानी कि विस्कोसिटी होता है, श्यानता का मतलब होता है विस्कोसिटी, गाढ़ापन। तो गाढ़ापन वाला सवाल ही नहीं होता है, अगर गाढ़ा होगा तो ऊपर चढ़ेगा ही नहीं। जितना ज़्यादा डाइल्यूट होगा, जितना ज़्यादा इंक पतला होगा उतना ही आसानी से चढ़ेगा। तो किसकी वजह से, ड्यू टू कैपिलरिटी एक्शन, कैपिलरी एक्शन, यानी कि केशिकत्व के द्वारा वह चढ़ता है, केशिकत्व के द्वारा चढ़ता है, कैपिलरिटी के द्वारा चढ़ता है ऊपर। देखा होगा आप लोगों ने, हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह में सिप डाल के पीते हैं तो ऐसे पतली सी एक नली होती है, तो देखा होगा कि जितना ज़्यादा पतली नली होता है उतना ही ऊपर ऊंचाई तक चढ़ता है। तो उसमें केस नलियाँ बनी होती हैं जिसके कारण यह, इसे कहते हैं कैपिलरी, कैपिलरी एक्शन की वजह से चढ़ता है। ठीक, तो पूछा गया गलत कथन, तो डी वाला गलत हो जाएगा। श्यानता तो गाढ़ापन होता है। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, ये भी देखिए डेंसिटी पर ही क्वेश्चन आधारित है। तो समुद्र में, क्योंकि समुद्र का वाटर जो होता है उसकी घनत्व, उसका घनत्व ज़्यादा होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या करता है कि उसमें उत्प्लावन बल जो है, उत्प्लावन बल काफ़ी ज़्यादा लगता है, तो व्यक्ति को ऊपर फेंकने का प्रयास करता है। तो तैरना आसान होता है, व्यक्ति जल्दी डूबता नहीं है। तो इसमें देख लिया ऑप्शन कहाँ पर है, समुद्री जल भारी होता है, ये वाला डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी की बात की जा रही है, डेंसिटी ज़्यादा होगा तो उत्प्लावन बल उस पर ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरणों यानी कि जो लाइट रेडिएशन की नेचर क्या होती है। लाइट रेडिएशन की नेचर क्या होती है, तो न्यूटन पार्टिकुलर जो पार्टिकल थ्योरी दिया था, न्यूटन ने कणिका सिद्धांत, न्यूटन कार्पस्कुलर थ्योरी दिया था न्यूटन ने, तो न्यूटन का कणिका सिद्धांत था और हाइगेंस का वेव सिद्धांत, इनमें से दोनों सही माना गया। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें से तरंग एवं कण दोनों के रूप में, यानी कि वेव और पार्टिकल दोनों के रूप में जो है प्रकाश का जो रेडिएशन होता है चलता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में सही उत्तर को चुनना है। यदि किसी वस्तु का समतल दर्पण से x दूरी तक खिसकाया जाए तो प्रतिबिंब x दूरी खिसक जाता है, सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई व्यक्ति v वेग से दर्पण की तरफ या दूर जा रहा है तो प्रतिबिंब 2v वेलोसिटी से पास या दूर जाता दिखाई देगा। ओके, दूसरा वाला। तीसरा दिया गया, यदि दर्पण यानी कि मिरर एवं वस्तु दोनों
को विपरीत दिशा में अगर x दूरी खिसकाया जाए तो प्रतिबिंब 3x दूरी खिसक जाता है। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी जब लाइट चैप्टर हम पढ़ाएंगे तो वहाँ अच्छे से बताएंगे। फिलहाल ये तीनों आप ऐसे ही याद कर लीजिए। ओके, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन इसमें से आपके तैयार हो जाते हैं, तो तीनों इसमें से सही है। इसको हम प्रैक्टिकल करके घर पे देख सकते हैं, प्रैक्टिकल करके घर पे आसानी से देख सकते हैं। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 2 3 ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है? तो मिरर इमेज, यानी कि जिसे मिराज कहते हैं, मिराज, रेगिस्तान की मारीचिका, ओके, मिरेज। इसके बाद प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं जिसे, एंडोस्कोपी। तो ये तीनों जो है इंटरनल रिफ्लेक्शन, आंतरिक परावर्तन पे आधारित है। तो इसमें से ऑप्शन डी इज करेक्ट। पानी में डूबा हुआ पत्थर का टुकड़ा तथा तारे का टिमटिमाना किसका उदाहरण है? पानी में डूबा हुआ पत्थर का टुकड़ा तथा तारे का टिमटिमाना, तो यह जो है रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। रिफ्लेक्शन नहीं, सॉरी, रिफ्रैक्शन इसे कहते हैं, REFRACTION, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन तो होता है कि जब सूर्य का प्रकाश पूर्णतया या मतलब पूर्ण या आधा या आंशिक जब किसी सरफेस से परावर्तित होकर के वापस चला जाता है, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्शन होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 60, सही कथन को चुनना है। लेंस की क्षमता का मात्रक जो यूनिट है डायोप्टर है, दिस इज करेक्ट, डायोप्टर होता है। किसी भी वस्तु को देखने के लिए न्यूनतम जो डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, गलत है, 20 सेंटीमीटर नहीं 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बार बार क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है कितना होना चाहिए, तो एग्जैक्ट ऑप्शन 25 सेंटीमीटर। तारे के रंग का जो स्टार का कलर होता है उसके टेम्परेचर की वजह से होता है, ठीक है, टेम्परेचर का उसका जो इंडिकेटर होता है, ताप का सूचक होता है। तो ये पहला सही है, तीसरा सही है, तो ऑप्शन देखिए कौन सा, बी वाला सही जगह, पहला और तीसरा। ये दूसरे वाले में क्या है, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये हुए हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट सेशन में हम 20 प्रश्नों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से देखिए, और अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछ सकते हैं।